हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। और वीडियो की तैयारी बहुत ही धांसू तरीके से चल रही है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही है और ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसी ही चलती रहेगी अगर आप रिजल्ट गुरु परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माना कि वीडियो की जो वैकेंसीज हैं वो 2018 में आई हैं और नया बच्चा इसमें नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है बेसिकली उसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन किया था और किस तरह से उन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित किया था। तो 1765 तक यानी कि 1765 तक हम पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे हम लोग बेसिकली कि किस तरह से उन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी को अपने फेवर में किया था, किस तरीके से उन्होंने अब पैसे की लूट मचाना शुरू किया था। तो चलिए इसी के लिए लेक्चर करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु चैनल के साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज जो करी थी अंग्रेजों के द्वारा उसको पढ़ेंगे, फिर रेलवे देखेंगे, फिर एग्रीकल्चर का किस तरह से व्यवसायीकरण किया गया था, फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और फिर लास्ट में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसको किस तरीके से इन्होंने करा था। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के, और बात करते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की। समय है, देखिए अब जो टाइम आ चुका है वो टाइम आ चुका है जब यहां पर टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है। टैक्स कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को दिक्कत होती थी। अंग्रेजों को दिक्कत क्यों होती थी? एक तो वो बुट्ठी भर थे, ज्यादा नहीं थे, फिर गांव गांव जाना, देहात देहात जाना, वहां पर जाके टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी पॉलिसीज उनको, और ऊपर से क्या था कि टैक्सेशन उनका जो था वो बहुत ही हाई था। अब अगर हम बात करें तो 1900 के आसपास 19वीं शताब्दी में देखें तो भारत देश में एक बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा था। कहीं पर प्लेग आ गया है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, जिससे कि लगभग 90 लाख भारतीयों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और वहीं एक तरफ अंग्रेज हैं जो इस टैक्सेशन पॉलिसी को और जटिल करे जा रहे हैं और पैसा जो है उसको जमा करने की, उसको बढ़ाने की, उसको बेसिकली अपना जो कोष है, अपनी जेब जो भरने के लिए काम किए चले जा रहे हैं। और उसी में जो है एक ताबूत में एक कील ठोंकने का काम करता है ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसमें कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, जो दूसरे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें जमींदारी सिस्टम, जमींदार तो पहले भी हुआ करते थे, जमींदारी सिस्टम इसको हम कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट भी कह सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि स्थायी बंदोबस्त भी कहा जा सकता है। स्थायी लिख देते हैं, स्थायी बंदोबस्त, है ना, स्थायी बंदोबस्त। और कब शुरू किया गया था? 1793 में इनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें क्या किया गया, जिसमें इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये हो गए कौन? अंग्रेज। कौन हो गए? अंग्रेज। ये हो गए जमींदार और ये हो गए किसान। 1793 से पहले क्या होता था कि जो जमीन थी, जमीन किसकी हुआ करती थी? किसान की हुआ करती थी। कहां पर? बंगाल में। सबसे पहले ये बंगाल में लाया गया था। तो जमीन जो हुआ करती थी बंगाल में वो किसान की हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जबकि बंगाल पर उनका अधिकार हो गया है, तो बंगाल में उन्होंने क्या किया कि किसानों से जमीन किसानों से लेकर और किसको दे दी? जमींदारों को दे दी। उनका यह मानना था कि जो जमींदार थे वो भी इन्हीं लोगों में से एक है, ठीक है, ये भी भारतीय है, तो एक भारतीय पर दूसरा भारतीय जुल्म
कैसे कर सकता है, लेकिन उनको असलियत नहीं पता थी। तो उनका यह कहना था कि एक भारतीय दूसरे भारतीय पर जुल्म कैसे कर सकता है। हमने जो है जमीन का पूरी ठेकेदारी किसको दे दी है, जमींदार को दे दी है, कि जमीन पर जो भी उगाया जाएगा उसका जो टैक्स होगा, और टैक्स याद रखिएगा पहले जो है कैश के रूप में और फसल के रूप में भी लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में यानी नगद के रूप में ही उसको लिया करते थे। तो जमींदार क्या करते थे, इनको ये अनुमति दी गई कि आप जो है यहां से कर वसूल कीजिए और उसका 1/11 हिस्सा, यानी कि अगर आप 11 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं तो 1 रुपए आप अपने पास रख सकते हैं और 10 रुपए जो है वो आप अंग्रेजों को देंगे। किसके रूप में, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। अब ये 11 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है ना, 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, ये आपके हाथ में है। फिर अगर जमींदार मर गया तो उसके बेटे को जमींदार बना दिया जाएगा, या फिर ये जमींदारी जो है अगर जमींदार सही से काम नहीं कर रहा है तो अंग्रेजों के हाथ में था कि वो जमींदार को उस जगह पर बदल सकता है। एक ही रात में जहां जिस जमीन का मालिक एक किसान हुआ करता था, एक ही रात में सब बदल गया और उस जमीन का मालिक अब एक जमींदार होगा, और किसान जो है वो अपनी ही जमीन पर किराया देने के लिए, कर देने के लिए मजबूर हो गया खेती करने के लिए। वैसे खेती तो पहले भी कर रहा था, लेकिन अपनी ही जमीन पर वो एज अ टेनेंट काम कर रहा है, एज अ किराएदार के रूप में काम कर रहा है, और उसको सारा जो पैसा है वो जमींदार को देना है। जमींदार उसका हिस्सा जो है किसको देगा, अंग्रेज को देगा। याद रखिएगा कि इस कानून को सनसेट लॉ भी कहा जाता था, यानी कि सूर्य अस्त कानून भी कहा जाता था, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर अगर सूर्य अस्त से पहले पैसा नहीं पहुंचा अंग्रेजों के पास तो अंग्रेज जमींदार बदल देंगे, दूसरे जमींदार को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी पॉलिसी अपनाएगा। और याद रखिएगा सबसे पहले कहां पर लगाई गई, बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, यहां पर भी असम, यहां पर भी ये पहुंच गए थे। ठीक है, डेट याद रखनी है 1793 और व्यक्ति याद रखना है कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लगाया गया था। एक चीज और यहां पर क्या हुआ करता था कि जैसे कोई जमींदार है, अब जमींदार चला गया उस जगह से बाहर कहीं और निवास करने लगा। उस जमीन का जो बेसिकली जमींदार है वो टैक्स कलेक्ट करने का काम वही करेगा, और आधिकारिक रूप से उसको अधिकारी उस जमीन का उसने बना रखा अंग्रेजों ने। ये चला गया कहीं और, ये अपनी जगह पर किसी और व्यक्ति को रख गया, है ना। अब देखिए क्या है कि सबसे ऊपर अंग्रेज, फिर जमींदार के द्वारा रखा गया व्यक्ति, और फिर किसान। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, ये अपना कमीशन भी निकालेगा, तो ये क्या करेगा, किसान से ज्यादा पैसा लेगा, अपना पैसा अपने पास रखेगा, सारा पैसा जमींदार को दे देगा, जमींदार अपना पैसा रखेगा और फिर वो अंग्रेजों को देगा। तो सबसे ज्यादा लोड किस पर पड़ रहा है, किसान पर पड़ रहा है। तो इस तरीके से उनका यहाँ पर शोषण होना शुरू हो गया। राजा राम मोहन रॉय साहब इस जमींदारी प्रथा के भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट में थे। ठीक है, बिल्कुल इस जमींदारी प्रथा के अगेंस्ट में भी बहुत ज्यादा थे, और उन्होंने ये पॉलिसीज जो हैं काफी लोगों को बताई थी। आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है आपका 1793 का जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट, या आप बोल सकते हैं इसको स्थायी बंदोबस्त। आगे बात करें तो नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर है रायतवाड़ी। ठीक है, देखिए शायद आगे भी स्लाइड नहीं, रायतवाड़ी सिस्टम है। रायतवाड़ी सिस्टम में क्या है कि जो अधिकारी है वो कौन है, जमीन का किसान ही है। जो अधिकारी है वो किसान ही है, और किसानों से ही जो है टैक्स लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, किसके द्वारा, लेकिन यहाँ पर कोई जमींदार नहीं है, किसान ही अपनी जमीन का मालिक है और वही यहाँ पर कर दे रहा है, और एक पूरा रायत बना दिया है। ये बेसिकली साउथ का था, तो यहाँ पर पूरा एक क्या बना दिया गया है, रायत बना दिया गया है। ये बेसिकली आपका देखें तो साउथ में नहीं था, ये आपका असम में था, बॉम्बे में था, इस जगह पर। ठीक है, मद्रास साउथ में भी गया है, बॉम्बे में भी गया है, असम में भी है, साउथ में भी था और नॉर्थ में भी था। याद रखिएगा कि 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा रायतवाड़ी सिस्टम को शुरू किया गया था, और कहां शुरू किया गया था, तो बॉम्बे में शुरू किया गया था, असम में भी था, ये मद्रास में भी था। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। एक चीज और, जो कर है, कर कितना होता था,
50% से 60% तक जो कर है वो यहाँ पर लिया जाता था। और ओनरशिप लैंड वॉज वेस्टेड विद द फार्मर, जो ओनरशिप थी वो फार्मर्स के साथ थी, लेकिन जो कर था वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कर लिया जाता था। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की, तीसरे की। तो यहां पर बात कर लेते हैं रेलवे में। थर्ड की बात करें तो वो है आपका महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी की बात करेंगे, प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली की बात करें तो ये आपकी प्रणाली जो है ये शुरू की गई थी 1822 में, किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और बाद में 1833 में इसको बेंटिक के द्वारा आगरा में शुरू किया गया था। आगरा में इसको जो है लागू किया गया था। और मोस्टली जो ये है 22 में ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको लगाया गया था। ये भी पूरा था, महल मतलब क्या होता है कि एक गांव का पूरा समूह हुआ करता था, तो वो पूरा समूह मिलकर एक व्यक्ति को या अंग्रेजों को कर दिया करता था। यहाँ पर भी जो अधिकारी है, जो अधिकार है, जो ओनरशिप है, अधिकार किसके पास है? किसान के पास ही है। किसके पास है? किसान के पास ही है। बाद में इसको जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भी लगाया गया था, और आगरा में भी लगाया गया था, पंजाब में भी लगाया गया था। नॉर्थ ईस्ट नहीं, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट होगा यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि आपका पंजाब वाला क्षेत्र, आपका ये अफगानिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है। ओनरशिप राइट्स जो थे बिल्कुल अंग्रेजों ने जो थे बिल्कुल थे, और यहाँ पर भी लगभग 60% के आसपास जो है कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1833 में इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था बेनेटिक के द्वारा। और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? आगरा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे की बात करें तो रेलवे आपकी प्रणाली शुरू हुई थी 1853 में। रेलवे ने कैसे इसमें जो है भागीदारी निभाई? तो 1853 में जो ट्रेन चलाई गई थी किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर। किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर जो रेलवे चलाई गई थी मुंबई से, बॉम्बे से थाने, थाने चलाई गई थी। ये भी एक तरह से जो है वही जो है शोषण करने का एक तरीका था। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो कर है उसको जल्दी वसूल लिया जाए, इसलिए ये रेलवे सिस्टम, और किस तरीके से जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है उसको जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए। सपोज जो शिप से सामान जाना है कलकत्ता के पोर्ट से, और सामान आना है आगरा से, तो आगरा से कलकत्ता रेलवे चला दी, जिससे सामान जो है वो जल्दी पहुंच जाए। कहीं पर कोई विद्रोह हो गया है तो सैनिकों को रेलवे के द्वारा बिठा के और वहां पर पहुंचा दिया जाए। तो रेलवे जो है वो भी एक तरीके से जो है इस इकोनॉमिक पॉलिसी में काम कर रहा है। तो याद रखिएगा 1853 में डलहौजी के द्वारा बॉम्बे से थाने पहली रेल चलाई गई थी, और ये भी एक मील का पत्थर साबित हुआ था अंग्रेजों के लिए। अब बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। आपने सुना होगा नील की खेती, नील की खेती जो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा प्रचलित थी। उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा क्या थी? प्रचलित थी। क्या था उसमें कि तिलकट आपका जो है एक कानून चलता था, ठीक है, उस कानून का नाम था बेसिकली 1/3 लॉ बोलते थे उसको, तिलकटा करके था वो, 1/3 कानून बोलते थे। यानी कि अगर एक जमीन है, जमीन के 4 हिस्से करेंगे तो उसके 3 हिस्सों पर, उसके 3 हिस्सों पर किसकी खेती करनी होगी? नील की खेती करनी होगी, जो किसान नहीं करना चाहते थे।
ठीक है, किसान क्या चाहते थे? किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना। क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि नील की खेती करने से क्या होता है कि जमीन बंजर हो जाती है। सारे जो खनिज पदार्थ हैं मिट्टी में उपस्थित, वो सारे नील की खेती के द्वारा निचोड़ लिए जाते हैं। पानी जो उपस्थित है उसको भी नील के द्वारा निचोड़ लिया जाता है, और वो ज़मीन जो है वो किसी और खेती करने लायक बचती नहीं है। फिर भी चलो जो है एक बार की खेती कर भी ली, तो खेती करने में, नील की खेती करने में सपोज 10 रुपये का खर्चा हुआ। वहीं जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करते थे? अंग्रेज़ जो है किसानों को सिर्फ 2 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ 2 रुपये दिया करते थे कि 2 रुपये में बेचना है तो बेचो, बेचना ही पड़ेगा, बेचना जो बेचो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेचना ही पड़ेगा आपको 2 रुपये में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कमर्शलाइजेशन हो चुका है कृषि का। जो जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, जो जमीन हुआ करती थी, चावल गेहूं है ना, कुछ भी डाल दो वो यहाँ पर उग जाए, ऐसी जमीन हुआ करती थी। उस जमीन को कमर्शलाइजेशन के लिए, अब ये देखिए नील की खेती क्यों हो रही है, क्योंकि इस समय पर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। क्या आ चुका है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, और जो कपड़े हैं, कपड़े रंग बिरंगे होने लगे हैं, कपड़े रंग बिरंगे होने लगे हैं। अब कपड़े जब रंग बिरंगे होने लगे हैं तो उन रंग बिरंगे कपड़ों के लिए किसकी आवश्यकता है? नील की आवश्यकता है। तो उस नील को कहाँ उगाया जाएगा? तो भैया उसको भारत देश में उगाया जाएगा, और भारत देश की जो जमीन है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया है कृषि का। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा? वही सेम कारण रहेगा इसका। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, क्या आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो भारत जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को क्या हो गया? अंग्रेजों को जरूरत पड़ी किसकी? कपास की, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? कपड़ा बना रही हैं। अब मशीनें लगाई गई हैं, क्या लगाई गई हैं? मशीनें लगाई गई हैं। अब वही मशीन, एक मशीन जो है 10 मिनट के अंदर अंदर कपड़ा तैयार कर देती है। अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कपास की। कपास की खेती बहुत ज़्यादा उत्तम तरीके से चल रही है, और बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में चल रही है। सारा का सारा कपास जो भारत में उग रहा है उसको भेजा जा रहा है कहाँ पर? मैनचेस्टर सिटी। कहाँ? कौन से? ब्रिटेन के। अब देखिए एक समय पर ब्रिटेन जिसने भारत पर शासन किया था, भारत को कहीं का नहीं छोड़ा था, सब कुछ चूस के यहाँ से ले गए थे। अपनी इकोनॉमी को जो है उन्होंने संपन्न कर लिया था भारत की बदौलत। आज वही देश अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा है। उसके जो प्रधानमंत्री हैं 45 दिनों में इस्तीफा दे रहे हैं। उसके सारे मंत्री जो हैं 30 15 दिनों में इस्तीफा दे रहे हैं। इकोनॉमी को सुधार नहीं पा रहे, दिन पर दिन गिरती जा रही है। और आज ये नौबत आ गई है, क्या नौबत आ गई है? आज ये नौबत आ गई है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति, एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि क्या है? हिंदू है ना? क्या नाम है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। देखिए बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो शोषण उन्होंने हमारे साथ किया, जो पूरा टेरिटरी बना के रखी, कॉलोनी बना के रखा, सब कुछ यहाँ से एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, अशोक के समय पर 94% की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बराबर हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी, उस देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और आज उसी देश का सबसे बड़े पद पर, महारानी रानी का पद तो देखिए वो तो वंशानुगत है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री का पद उसके बाद सबसे बड़ा है। और वही प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनने जा रहे हैं? ऋषि सुनक बनने जा रहे हैं। बनते बनते रह गए थे, जो है लीजा ट्रेस करके जो थी वो बन गई थी, लेकिन वो भी 45 दिन के अंदर अंदर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि भैया मैं इकोनॉमी को नहीं संभाल पाऊंगी, इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाऊंगी। और आज भारत की जो इकोनॉमी है वो सब देशों से आगे निकल गई है, सब देशों के ऊपर छलांग मार रही। तो देखो इसको बोलते हैं भारतीय जिगरा, है ना, जो किसी के पास नहीं है। एक समय पर हमारी इकोनॉमी नेगेटिव, जब दो छोड़ के गए थे तो हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में हुआ करती थी, और आज हम ब्रिटेन जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी से आगे निकल गए हैं। देखने में देश भले ही बड़े सुंदर और अच्छे लगते हैं, सब हमारे पैसों की बदौलत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। कुछ नहीं बचा है उनके पास, कुछ नहीं है उनके पास अपने देश को देने के लिए। तो यही देखिए, बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और वही आज हो रहा है। कपास, फिर से वापस आते हैं, तो मशीनों का जो है उससे कपड़ा बनने लगा था, उससे कपड़ा तैयार होने लगा था। और जो भारतीय
क्या हो रहा था, भारतीय हाथ से कपड़े बनाया करते थे, हाथ की जो मशीन देखी होगी आपने, इस तरह से मशीन चलाते हैं, वो मशीन का इस्तेमाल किया करते थे, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। भैया देखिए, जो मशीन से कपड़े बने हैं वो सस्ते होंगे, और सस्ते कपड़े किसको पसंद नहीं है। हम आज भी जो है सस्ते कपड़े दिख जाते हैं, अच्छे कपड़े दिख जाते हैं, हम खरीद लेते हैं। और जो हाथों से बने हुए कपड़े हैं वो मशीनों के बने हुए कपड़ों की अपेक्षा क्या होंगे, महंगे होंगे। इसलिए इस तरीके से उन्होंने ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक है, और लास्ट में आते हैं हम लोग द ड्रेन ऑफ वेल्थ की ओर। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नारोजी की अगर हम बात करें, इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने क्या, इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और सबसे पहले इन्होंने धन की निकासी, या बात करें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, इस ही किताब में बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इस ही किताब में बताया था। तो ये किताब इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है भारत देश से बड़ी मात्रा में पैसा कहाँ पर जा रहा है, धन जो है कहाँ मात्रा में, चाहे टैक्स के रूप में कलेक्ट किया गया पैसा हो, चाहे जो है युद्ध में जीता गया पैसा हो, वो सारा का सारा जो पैसा है वो किस तरफ जा रहा है, यूरोप की तरफ जा रहा है, ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, और जो भारत को कंगाल कर दे रहा है। ये हालत थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर थे, जो कंपनी कहाँ की थी, भारत की कंपनी नहीं थी। भारत का दायित्व नहीं बनता है कि भारत उसको सैलरी दे। भैया कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी और कंपनी का बेसिकली कर्मचारी है, किसी और कंपनी में काम कर रहा है, किसी और कंपनी के लिए, तो वो कंपनी का दायित्व बनता है उसको सैलरी देने का। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी का शोषण भी कर रहा है, वो कंपनी उसको सैलरी भी दे रही है, तो वही वाला हिसाब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट अवर कंपनी, वो हमारी जो है कंपनी नहीं थी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने नहीं बुलाया था उनको, लेकिन वो देश में आए, उन्होंने जो है पहले शासन करना शुरू किया, फिर ट्रेड करने के बहाने आए, और प्रशासनिक एक जो मशीनरी है वो बने। उसके बाद उन्होंने अपने ही अधिकारियों को हम भारतीय धन से सैलरी देना शुरू कर दिया। तो ये कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक किताब में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सेशन जो है समझ में आया होगा। जाने से पहले फिर से कहूंगा कि यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु नामक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, नहीं तो इस लिंक को आप टाइप कर लीजिए, नहीं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। वहां पर आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, है ना, पीडीएफ मिलेंगी और लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर और फायदा है, पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको यहां से प्राप्त होंगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा है आपको। बाकी अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक, चलिए, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं, और सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। और इसी तरह से जो है दीपावली आपके जीवन में रोशनी भर दे, आपके सब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं, सब जगह आपकी नौकरी लग जाए। चूज़ करें आपके मुझे कौन सी नौकरी करनी है। चलिए, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।